पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने अगले साल यानी कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में खेला होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान के साथ उन्होंने एक नया राग भी अलाप लिया है और ये अब राग ये इशारा कर रहा है कि क्या ममता बनर्जी 2026 में भाजपा से घबराई हुई हैं। क्या ममता बनर्जी जो आत्मविश्वास 2021 में दिखा रही थी, जो 2016 में दिखा रही थी, 2025 में वो आत्मविश्वास उनका खोखला नजर आ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ममता बनर्जी राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाली और अरविंद केजरीवाल वाली उस फहरिस्त में जाकर क्यों खड़ी हो रही हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा चुनाव के बाद दिखाया था। आखिर क्या पूरा माजरात है। ममता बनर्जी एक तरफ खेला होवे का ऐलान तो कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी घबराहट भी जग जाहिर कर रही हैं। और आखिर इस घबराहट की वजह क्या है, पूरी बातचीत के दौरान विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई। इस जीत के बाद भाजपा ने अपना अगला फोकस या यूं कहें कि अगला चुनावी समर का मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल तय किया है। हालांकि इससे पहले चुनाव बिहार में भी होने हैं। भाजपा के सामने बिहार में भी कठिन चुनौती है। यहां पर भी उन्हें जेडीयू के साथ मिलकर इस बार और भी मजबूत होना है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जेडीयू के साथ सत्ता में है, सरकार में है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2014 के बाद से दिल्ली के बाद वो दूसरा किला है पश्चिम बंगाल, जहां अभी भारतीय जनता पार्टी जिसे ढहा नहीं पाई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों से कांग्रेस और दूसरे दलों की सत्ता खत्म कर दी। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी हो या कोई और दल, लेकिन हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया। लेकिन एक राज्य जो बार बार भाजपा से लोकसभा चुनाव की भी तकदीर छीनता है, विधानसभा चुनाव की भी, वो बंगाल रहा। पश्चिम बंगाल में लगातार 15 साल का अपना सियासी सफर, सत्ता का सफर मुख्यमंत्री के कार्यकाल के तौर पर ममता बनर्जी पूरा करने वाली है। लेकिन इस साल भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। बहुत सारे मुद्दे हैं और एक बात यह भी है कि ममता बनर्जी के सामने इस बार चुनौती भी बड़ी है, क्योंकि उनके तमाम जो साथी हैं वो अपने राज्यों में विधानसभा चुनाव हारते जा रहे हैं। ममता बनर्जी अपना किला बचा कर रखी हुई है, लेकिन कब तक ये किलाबंदी, कब तक। अब बीते दिनों पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी का बड़ा सम्मेलन आयोजित होता है। इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी पहुंचती हैं और ऐलान करती हैं। यह ऐलान उसी तर्ज पर था जो ऐलान उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। ममता बनर्जी कहती है कि 2026 में एक बार फिर से बंगाल में खेला होवेगा और एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनेगी। यह ऐलान तो ठीक था, इस ऐलान में आत्मविश्वास भी भरा हुआ था। ममता बनर्जी यानी कि दीदी की हुंकार भी भरी हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की उनकी ताकत भी झलक रही थी। लेकिन इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी ने जो किया और कहा, उससे ममता बनर्जी की घबराहट भी जग जाहिर हो गई है और ममता बनर्जी का खेला होवे का ऐलान भी खोखला साबित होता नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव में हर जगह बंगाल में टीएमसी भाजपा को टक्कर देते आई है। कांग्रेस लगभग बंगाल में खत्म होने की स्थिति में आ गई है। लेकिन 2026 ममता बनर्जी के लिए उतना आसान नहीं है, या यूं कहें कि अब मुश्किलों से भरा हुआ है। यह बात शायद ममता बनर्जी समझ भी गई हैं। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल वाली उस फहरिस्त में जाकर खड़ी हो रही हैं जहां पर ये विपक्षी दल ईवीएम को और वोटर लिस्ट को और चुनाव आयोग को कोसने का काम करते हैं। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, हरियाणा में नतीजे आए। सबसे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जब चुनाव हुआ तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर के दावे किए थे और ये कहा कि भैया हमारी सरकार तो बननी लगभग तय है। मुख्यमंत्री की बातें चल रही थी। जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो भाजपा की जोरदार तरीके से जीत होती है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है और फिर निकल कर आता है ईवीएम वाला राग। ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया गया। राहुल गांधी से लेकर क्षेत्रीय इकाई हरियाणा के नेताओं ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं ने ईवीएम पर यहां पर कमेंट पास किए। ईवीएम को कटघरे पर खड़ा किया गया और कहा गया कि एक बार फिर से भाजपा की जीत में ईवीएम का अहम रोल है। महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो यहां भी विपक्ष को, महायुति, महाविकास आघाड़ी को अपनी जबरदस्त जीत की उम्मीद थी। लेकिन नतीजे सामने आते हैं तो
देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी कमाल कर देती है। इसके बाद फिर वही राग अलापा गया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली में जब नतीजे आने वाले थे, नतीजों की एक शाम पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र के नेता संजय राउत के साथ एक बैठक करते हैं और बैठक में एक बड़ा दावा करने की मतलब एक दावा उन्होंने किया था, बड़े तौर पर आरोप लगाया था चुनाव आयोग को लेकर। राहुल गांधी ने यह आरोप मढ़ दिए थे कि महाराष्ट्र की जो मतदाता सूची होती है, जो वोटर्स होते हैं, उनके नाम के साथ हेरफेर किया गया था। महाराष्ट्र में करीब 60 से 70 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए थे, ज्यादा मतदाता जोड़े गए थे। उनका कहना था, राहुल गांधी ने आंकड़े पेश किए थे कि भाई 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 के दरमियान इतने मतदाता आए और फिर लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के दरमियान इतने मतदाता बढ़े। राहुल गांधी का सीधा यह कहना था कि भाजपा ने जो कांग्रेस के मतदाता थे उनका नाम काट दिया और फर्जी मतदाता जोड़कर चुनाव जीत लिया। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया था और चुनाव आयोग ने बताया था कि महाराष्ट्र में मतदाताओं के जो नए नाम जोड़ने का सिलसिला है, ये यूपीए सरकार के समय जो आंकड़े सामने आ रहे थे और अभी के जो आंकड़े हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2009 से 2011, 2014, 2019 तमाम आंकड़े भी चुनाव आयोग ने गिनाए। हालांकि राहुल गांधी तो आरोप मढ़ने वाले नेताओं में से एक हैं। उन्होंने आरोप मढ़ दिए। ईवीएम को संजय राउत ने कोसा था तो राहुल गांधी ने मतदाता सूची में फर्जीपन होने के आरोप लगाए और कहीं ना कहीं अपनी नाकामी, कांग्रेस पार्टी की हार को छुपाने की कोशिश कर ली। ये तमाम बातें होती रही। फिर बारी आई दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इस बार पता था कि उनके सामने मुश्किलें खड़ी हुई हैं। सत्ता विरोधी लहर है। अरविंद केजरीवाल सरकार घोटालों के कटघरे में खड़ी हुई है। तमाम नेता जेल के चक्कर लगा चुके हैं। सड़क, नाली, तमाम मुद्दे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक सिगूफा छोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी मतदाता सूची के साथ हेरफेर हो रहा है। कई झुग्गियों में रहने वाले एक घर से 40-40 मतदाता सामने आ रहे हैं और इन आरोपों के पूरे एक दायरे के तहत यह बताने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रही है। हालांकि इसके बाद नतीजे सामने आए तो जो नतीजे सामने आए उन्होंने साफ तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं बचा सके और जनता ने एक सिरे से आम आदमी पार्टी की विदाई कर दी। लेकिन मैं इस पूरे घटनाक्रम में आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव की कहानी बताने आया हूं। लेकिन मैं इससे पहले आपको यह बता रहा हूं कि किस तरह राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में, उसके बाद हरियाणा में और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ईवीएम और मतदाता सूची का सहारा लिया अपनी हार को छुपाने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी कभी भी ईवीएम विरोधी कटघरे में नहीं खड़ी हुई हैं, कभी भी ईवीएम विरोधी गुट में नहीं खड़ी हुई हैं। राहुल गांधी 2014 से ये राग अलापते रहे सर, ये मुद्दा बार बार वो अपनाते रहे कि ईवीएम में हेरफेर हो रही है। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया है। अखिलेश यादव यूपी में इस बार उन्हें काफी बढ़त भी मिली, लेकिन बावजूद इसके संसद में खड़े होकर बोला है कि जब तक यूपी में अगर 80 में से 80 सीटें भी समाजवादी पार्टी जीत जाती हैं तब भी हम ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। ये अखिलेश यादव के बोल थे। लेकिन ममता बनर्जी ने तब भी ईवीएम को नहीं कोसा। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी के पास ईवीएम को कोसने के लिए कोई सवाल भी नहीं था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मजबूती बनी हुई थी, बंगाल की सरकार में ममता बनर्जी बनी हुई थी, लोकसभा में उनका प्रदर्शन भी ठीक रहा है। भाजपा को यहां पर कहीं ना कहीं मशक्कत ही हुई है पश्चिम बंगाल की लड़ाई में। लेकिन अभिषेक बनर्जी का एक बयान भी आता है। हरियाणा में जब भाजपा ईवीएम का राग, कांग्रेस ईवीएम का राग अलाप रही थी तो अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि विपक्ष को ईवीएम को दोषी ठहराने से पहले उसके खिलाफ सबूत लाने चाहिए और उसका डेमो पेश करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि टीएमसी ने अपना रुख साफ किया था कि हम ईवीएम विरोधी एजेंडे के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि अगर ममता बनर्जी ईवीएम विरोधी नहीं रही हैं, अभिषेक बनर्जी ईवीएम का विरोध नहीं करते हैं, ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते आए हैं, तो 2025 के बाद अब 2026 के जब लोग विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में, बंगाल में सामने आ रहे हैं, तो इस बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आखिर क्यों ममता बनर्जी अपने हाथों में वोटर लिस्ट की पर्ची लेकर पहुंच जाती हैं और जनसभा में यह ऐलान करती हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा और दिल्ली के बाद अब बंगाल में भी वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रहा है। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार है और जो वोटर लिस्ट तैयार करने का कामकाज करते हैं वो चुनाव आयोग
जो सरकार के अधीन कर्मचारी रहते हैं वो शिक्षा विभाग के हो सकते हैं, वो दूसरे विभागों में पदस्थ कर्मचारी ही रहते हैं। चुनाव आयोग उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपता है। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी का ये आरोप लगाना कि वोटर लिस्ट में हेरफेर है, वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं धांधली हो रही है, इस बात की ओर इशारा करता है कि ममता बनर्जी भी अब घबराई हुई हैं और कहीं ना कहीं पहले से एक अपने लिए पिच तैयार कर रही हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं उनके साथ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है। अब सवाल यह कि घबराहट की वजह क्या है? कई वजह हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने 15 साल का शासन पूरा करने जा रही हैं और ममता बनर्जी को यह बात पता है कि जब आप 15 साल के एक आंकड़े के करीब पहुंचते हैं तो आपकी सत्ता के साथ एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर जुड़ ही जाती है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ और देश के कई राज्यों में हुए चुनावों में भी ये देखने के लिए मिला है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी ये बातें नजर आई हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के चुनाव को देखें तो शिवराज सिंह चौहान को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था। सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 1.5 साल के लिए शिवराज सिंह चौहान सत्ता से बाहर बैठे हुए नजर आए थे और अब बंगाल में भी यही हाल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सरकार कई मुद्दों को लेकर जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है, चाहे वो ममता बनर्जी का एंटी हिंदू वाला एक आरोप हो जो भाजपा उनके खिलाफ मरती रहती है, मुस्लिमों के प्रति सॉफ्ट राजनीति, ममता बनर्जी की इन आरोपों को लेकर भी कटघरे में खड़ा रहती हैं। इसके अलावा हाल ही में कानून व्यवस्था को लेकर खूब सवाल उठे, चाहे वो संदेश खाली का मसला हो, चाहे वो आजिकर मेडिकल कॉलेज की घटना हो। ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप भी खूब लगे हैं, कई मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ा है और इन तमाम मसलों को लेकर अब ममता बनर्जी के सामने 2026 की चुनौती मुश्किलों से भरी हुई है और शायद यही वजह है कि अब ममता बनर्जी ऐसे आरोप लगाकर कहीं ना कहीं एक बैकिंग तैयार कर रही हैं, अपने लिए एक दीवार तैयार कर रही हैं जिसमें वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो रहा है, ताकि अगर नतीजे कुछ इधर उधर आए तो ममता बनर्जी इन आरोपों का सहारा लेकर भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुट सके। हालांकि अभी ममता बनर्जी का क्या अगला कदम होगा, क्या ममता बनर्जी क्योंकि एक धमकी भी दी है, एक लिहाज से उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना भी दे सकते हैं। तो ममता बनर्जी चुनाव आयोग को घेरने की इस कवायद में विपक्ष का दामन थामेंगी या ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में खुद को मजबूत करने की कोशिश करेंगी, भविष्य इसका भी फैसला कर देगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ